वाली भारत की निकोबार स्ट्रेटेजिक एयरबेस के बारे में। और नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नई उम्मीदें हैं, नए सपने हैं और नई शुरुआत है, क्योंकि हर दिन और हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा वीकेंड स्पेशल नया सवेरा, जहां हम बात करने वाले हैं नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की और आत्मनिर्भर होते भारत की। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भावना, और हमारे सभी नया सवेरा के दर्शकों को भी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और नया सवेरा में आज खास तौर पर हम आपके लिए लाए हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें, आर्थिक रफ्तार भी देश की आपको दिखाएंगे, आपकी सेहत की भी हम बात करेंगे और टेक टॉक के जरिए आपको लिए चलेंगे तकनीक की दुनिया में, और वर्ल्ड वॉच के जरिए आपको लिए चलेंगे दुनिया भर की तमाम खबरों में और आपको जोड़ेंगे दुनिया की तमाम खबरों के साथ भी। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रीय विकास से संबंधित अहम मुद्दों पर होगा मंथन। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन विशेष परीक्षण का सुनवाई चरण आज से। करीब 32 लाख अनमैप्ड मतदाता की सुनवाई। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की नहीं बढ़ी तारीख। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ देश भर में गुस्सा। असम के दार्जिलिंग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी। सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर कट्टरपंथियों का हमले से मची अफरा तफरी, 25 लोग हुए घायल। और मौसम की खबरों में पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट। और बांग्लादेश से इस समय बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुबह सुबह जो खबर आ रही है वो ये है कि बांग्लादेश में लगातार एक तो हिंसा बढ़ रही है, आगजनी और लूट के मामले बढ़ रहे हैं, और उसमें सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर देर रात हो गया है हमला। मशहूर रॉक सिंगर हैं ये जेम्स, जिनके कॉन्सर्ट पर हमला हुआ है। बाहरी लोगों ने ईंट पत्थर फेंककर हमला किया है। और आपको ये भी बता दें कि लोगों ने वेन्यू में जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी की है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि मशहूर रॉक गायक का एक कॉन्सर्ट चल रहा था और इस दौरान यहां पर हमला हुआ, और इस हमले के दौरान 25 लोगों के घायल होने की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लगातार हिंसा का दौर चल रहा है और उस बीच एक कॉन्सर्ट चल रहा था जहां पर भगदड़ हुई है, हमले की खबर आ रही है और सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर देर रात हमला हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कॉन्सर्ट की तस्वीरें हैं, जहां बांग्लादेश में ये कॉन्सर्ट चल रहा था मशहूर रॉक गायक जेम्स का। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अफरा तफरी हुई और अफरा तफरी के बाद भगदड़ में 25 लोगों के घायल होने की खबर यहां आ रही है। बाहरी लोगों ने ईंट पत्थर फेंके यहां पर। बांग्लादेश में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा और लूटपाट का माहौल बना हुआ है। और साथ ही बांग्लादेश में आने वाले हैं चुनाव। 12 फरवरी 2026 की वो डेट है जब बांग्लादेश में आम चुनाव है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदू हों, अल्पसंख्यक ईसाई हों, लगातार उन पर हमला हो रहा है। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में मशहूर रॉक गायक जेम्स, जिनका कॉन्सर्ट चल रहा था, लोग वहां बड़ी तादाद में वहां मौजूद थे, लेकिन कुछ बाहरी लोग वहां आए और उन्होंने
वहां अफरा तफरी करने की कोशिश करी और उस बीच 25 लोग यहां घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप कॉन्सर्ट की देख रहे हैं, जब कॉन्सर्ट में वो अफरा तफरी मची और उसके बाद लोगों का इधर उधर जाना और एक भय का माहौल वहां बन गया था। यहां हमारे साथ फोन लाइन पर ढाका से हमारे संवाददाता नवल सिंह परमार जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नवल, क्या ताजा अपडेट है? कितने लोगों के घायल होने या फिर हताहत होने की खबर है और कौन ये लोग थे जिन्होंने ईंट पत्थर वहां फेंके? जी देखा जाए तो ये फरीदपुर जिला का जो स्कूल है वो बहुत ही पुराना स्कूल माना जाता है। 185th उसका जो है स्थापना दिवस था। उसके उपलक्ष्य में ये जेम्स कॉन्सर्ट का रखा था। जेम्स वो नागर बाउल, वो एक ऐसे सिंगर है जो ट्रेडिशनल बांग्लादेशी फोक म्यूजिक और रॉक दोनों को फ्यूजन से अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाया है। काफी पॉपुलर जो है बैंड है और वो कॉन्सर्ट उनका जो था उसमें जब ये कॉन्सर्ट शुरू हुआ उसी दौरान कुछ लोग जो है अंदर घुसने की कोशिश की। हो सकता है उसको रोकने के इरादे से की हो और एक ऐसा भी खबर मिल रही है कि उन्होंने स्टेज हाईजैक करने का भी कोशिश किया। उसी दौरान जो स्कूल के प्रांगण में जो प्रेक्षक थे, ऑडियंस था, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और उसी दौरान दो लोगों के बीच में, जो आउटसाइडर जो है उनके बीच और जो ऑडियंस था उनके बीच में हाथापाई हुई और ब्रिक बैट पथराव भी हुआ। उसमें 20 से 25 लोग घायल हुए की जानकारी मिली है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है फरीदपुर का, उन्होंने घटना का संज्ञान लिया और कॉन्सर्ट जो है रोकने का आदेश दिया, तो कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बाउल म्यूजिक, जो बाउल सिंगर जो है, बाउल जैसे बाउल यहाँ पे हुए वो बंगाल के कबीर माने जाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं और बाउल बहुत ही पॉपुलर बांग्ला कल्चर में एक अहम हिस्सा है बाउल म्यूजिक, बाउल सिंगर, बाउल फेस्टिवल। तो ये जो जेम्स जो है वो नागर बाउल के नाम से यहाँ पे बांग्लादेश में जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं जो तौहीदी जनता है। जी नवल सिंह, जिस तरह से बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि लगातार अस्थिरता का माहौल है, एक बार फिर स्थानीय प्रशासन यहां पर असफल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये समझा जाए कि ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट पर हमला नहीं है बल्कि ये एक संस्कृति पर हमला है सीधे सीधे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी जैसे माइनॉरिटी हो या मुस्लिम में भी अलग अलग सेक्ट है जो सूफीज्म में बिलीव करते हैं, उनके ऊपर भी खतरा है। मजार है किसी का, किसी जो जैसे अलग अलग सिलसिला है सूफी संप्रदाय के, उसमें उनके जो धर्मस्थल है या उनके जो आस्था के केंद्र है उसके ऊपर भी हमला होता है। मंदिर पे तो होता ही है या चर्च पे होता है, लेकिन साथ में ये भी है। तो कहीं ना कहीं जो इनटॉलरेंस जो है, जैसे क्रिसमस है तो क्रिसमस के दौरान यहाँ पे एक क्रूड बॉम्ब फेंका गया था, तो जो उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। हालांकि वो मुस्लिम था, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर का माहौल है वो सब जगह पे फैलाने का कोशिश जो है, धर्मांध लोग जो है वो दूसरे का आस्था का जो पर्व है वो चाहते हैं कि भाई हमारा ही श्रेष्ठ है और बाकी जो है उसको हम रोकेंगे, और रोकने के लिए वो लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, उनका जो फेस्टिवल है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा माहौल बांग्लादेश में भी है, तो ऐसा हुआ है यहाँ पे। मोहम्मद यूनुस इस समय लगातार सवालों के घेरे में हैं और एक तरफ कहीं तो तारिक रहमान भी आ चुके हैं। ऐसे में जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता अभी बनी हुई है और चुनाव आने उससे पहले ये हिंसा लगातार जो बढ़ रही है, क्या कुछ अंतरिम सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हिंसा जो है वो बांग्लादेश में नई बात नहीं है, आम है। लेकिन अभी जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके बाद से जो उसमें इंटेंसिटी और उसका जो फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गया है। चुनाव से पहले हिंसा का माहौल जो है बढ़ता जा रहा है, वो फैक्ट है। लेकिन पिछले हफ्ता जो 2-3 बड़ी वारदातें हुई है, जैसे दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, मीडिया के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूनुस प्रशासन जो है उसके ऊपर दबाव बढ़ा है और दबाव को चलते वो एक्शन लेने की इच्छा तो जता रहे हैं, लेकिन
पुलिस फोर्स का कॉन्फिडेंस ना हो या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को अगर आप ठीक से एम्पावर्ड ना करें तो उनका असर जो है ग्राउंड पे दिखता कम है। फिर भी कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है। हालांकि उन्होंने उनके जो होम एडवाइजर है उनका इस्तीफा, असिस्टेंट होम एडवाइजर है उनका इस्तीफा ले लिया। उसको चलते यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस तो दिख रहा है, लेकिन उनका सीरियसनेस बहुत लेट हो चुका है अभी, क्योंकि ये जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं 1-1.5 साल से इतने लिबरल फ्रीडम के साथ अपना जो डर का माहौल बनाने में उनको जो छूट मिली थी, तो उनको कंट्रोल करना जो उनके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है और जो है उसमें समय लग सकता है। और ऐसे में जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे पार्टियां है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट पार्टियां या और भी पार्टियां है जो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन से पहले ही, इलेक्शन के डेट डिक्लेयर होने से पहले ही पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में 2 गुट बने थे। एक गुट चाहता था कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, दूसरा चाहता है इलेक्शन ना हो ताकि उनको ये जो अपना जो एजेंडा है वो आगे ले जाने में यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के कंधे पे बंदूक रख के उनको फोड़ने का मौका मिले। तो ये जो गुट है जो इलेक्शन नहीं चाहता है वो कैसे भी करके उसको रोकने के लिए, माहौल खराब करने के लिए प्रयासरत है और उसके चलते हिंसा का माहौल जो है बढ़ता जा रहा है, बना हुआ है बांग्लादेश में। जी नवल संघ, लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भय का माहौल है, हिंसा का माहौल है, हमले हो रहे हैं। हालांकि उम्मीद अब यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से थमे और वहां पर एक स्थिरता का माहौल हो। हालांकि देखना होगा कि कब वो सुबह आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवल संघ तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। नया सवेरा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन।
और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर आधारित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडा को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। ये सम्मेलन भारत की जनसंख्या को केवल जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में देखने के बजाय नागरिकों को मानव पूंजी के रूप में स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई का आधार तैयार करेगा। इसके लिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, कौशल विकास पहलों को आगे बढ़ाने और देश भर में भविष्य के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए ठोस रणनीतियां विकसित की जाएंगी। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित ये सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जहां केंद्र और राज्य भारत की मानव पूंजी क्षमता को अधिकतम करने और समावेशी भविष्य के लिए तैयार विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 30 दिसंबर तक गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी और 28 दिसंबर को वह कर्नाटक के कारवार हार्बर से पनडुब्बी के जरिए समुद्री यात्रा करेंगी। और इसके बाद 29 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी। वही बात 30 दिसंबर की जाए तो राष्ट्रपति झारखंड के गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जात्रा को संबोधित करने वाली हैं। चलिए आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण की सुनवाई का चरण शुरू हो रहा है और राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के 3234 टेबल पर आज सुबह 10 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी। आपको बता दें कि हर विधानसभा क्षेत्र में 11 टेबल पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। कोलकाता में सबसे ज्यादा सुनवाई केंद्र मुख्यमंत्री के चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में है, जहां 9 केंद्रों पर सुनवाई होने वाली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि CEO कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पहले चरण में अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई होगी। ये वो मतदाता हैं जिनका नाम साल 2002 की मतदाता सूची में नहीं है और वे अपने माता पिता या दादा दादी का नाम भी 2002 की सूची में होने का कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं। CEO कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि पूरे राज्य में ऐसे मतदाताओं की संख्या 31,68,424 है। 4,600 माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में होने वाली सुनवाई में ERO, AERO, BLO और BLO सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में CCTV कैमरे या वेब कास्टिंग की व्यवस्था नहीं होगी। संबंधित मतदाता ERO, AERO और माइक्रो ऑब्जर्वर एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही रजिस्टर के दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ हस्ताक्षरों का मिलान किया जाएगा। CEO कार्यालय के सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षण शिविर में शामिल न होने के कारण 778 माइक्रो ऑब्जर्वरों के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 48 घंटे के भीतर अनुपस्थिति का कारण बताने को कहा गया है। तो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के दौरान कुल 31,68,424 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में पाए गए हैं। आपको बता दें कि ये ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम 2003 की मूल मतदाता सूची से डिजिटल डाटाबेस में सही तरीके से मैप नहीं हो पाया है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा 7,60,797 नो मैपिंग मतदाता दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दक्षिण 24 परगना दूसरे स्थान पर है, नदिया तीसरे स्थान पर, वहीं हावड़ा चौथे पर और हुगली 5वें स्थान पर है। चुनाव आयोग के अनुसार यदि तय समय सीमा में सत्यापन नहीं हुआ तो इन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं, जिससे आगामी चुनावों में मतदान पर असर पड़ सकता है।
तो एसआईआर का सुनवाई चरण जरूरी दस्तावेज, सरकारी कर्मचारी या पेंशनर पहचान पत्र, 1987 से पहले के बैंक या डाक दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, माध्यमिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें शामिल किया गया है। इसके साथ कई और भी दस्तावेज हैं जिसको आप लगाकर ये साबित कर सकते हैं कि आप मतदाता सूची में आपको क्यों शामिल किया जाए। तो एसआईआर की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत अब जन सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा और जो भी शिकायतें हैं उसके लिए कई केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं उनके चुनावी क्षेत्र में सबसे ज्यादा केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो अगर कोई भी शिकायत है और जो अनमैप्ड मतदाता हैं उनको सुनवाई के लिए सबसे पहले बुलाया गया है। बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन का पारिवारिक रजिस्टर भी इसमें शामिल है, सरकारी भूमि या आवास, आवंटन प्रमाण पत्र या आधार, लेकिन आधार अकेला पहचान पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आप इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखिएगा। और इस समय पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल हमेशा से सुर्खियों में रहा है और अगले साल चुनाव भी होने, ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आज जो शिकायतों का जो भी निवारण है उसके लिए कई केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब आप ये जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो अनमैप्ड मतदाता हैं ये कौन वो मतदाता होते हैं और अगर इनको कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो किस तरीके से ये माइक्रो ऑब्जर्वर या वहां पर जो भी कार्यरत है वो इसका निवारण कर पाएंगे। भावना, देखिए ये अनमैप्ड वोटर्स वो वोटर्स हैं जो 2002 के जो वोटर लिस्ट है उनमें अपना नाम दिखा नहीं पाए हैं, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए कि वो 2002 में 2002 के जो मतदाता सूची है उसमें उनका नाम नहीं है और उनके जो लिंकेजेस है जो माँ बाबा माँ या फिर दादा दादी जो भी है उनका भी कोई लिंकेजेस वो दिखा नहीं पाए हैं। तो इसके चलते उन लोगों को ऐसे 31,68,424 वोटर्स हैं 296 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उनको आज बुलाया गया है और वो जब सुनवाई केंद्र में जब जाएंगे जाते पहले ही उनका तस्वीर लिया जाएगा, साथ ही साथ उनका एक सिग्नेचर लिया जाएगा, फिर वो तस्वीर और वो सिग्नेचर मैच किया जाएगा और वो कमीशन के जो पोर्टल है कमीशन के पोर्टल में वो अपलोड किया जाएगा। आगे की जो कार्रवाई है उनसे पूछताछ किया जाएगा कि क्यों उनके पास ये 2002 में उनका नाम नहीं है और वो क्यों कोई लिंकेज दिखा नहीं पाए और उसके चलते वो अगर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसका भी वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि SC ST जो सर्टिफिकेट्स जो बिहार में 24 जून को जब बिहार में SIR अनाउंस हुआ उसके बाद जिन को SC ST सर्टिफिकेट मिला है उनका सबका वेरिफिकेशन कितने लोगों को मिला है इसका एक डेटा यहाँ के जो राज्य प्रशासन है उनसे मांगा है CO ऑफिस कार्यालय ने। यहाँ तक कि OBC का जो है उनका भी मांगा गया है, जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है उनका भी मांगा गया है कि कितने लोगों को आपने दिया है, तो उसका भी एक वेरिफिकेशन होगा। यहाँ तक कि जो FRR और O है जो फॉरेन जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका जो तथ्य जो दफ्तर रखते हैं FRRO उनके पास से भी कुछ जांच किए जाएंगे। तो बात ये है कि जो भी दस्तावेज आएगा उसका बैक एंड प्रोसेस में एक वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा कि जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं वो सारे दस्तावेज सही है या नहीं। और इसके चलते CA को लेकर भी एक बड़ी घोषणा हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि TMC से क्या कहा जा रहा था कि जिनको CA के तहत यहाँ पे जितने लोगों को भी सर्टिफिकेट मिला है उसका कोई मूल्य नहीं है। इस SIR सुनानी में CO ने कल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं है। जिनके पास ये सर्टिफिकेट है वो उसको मान्यता दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई अपील करते हैं एप्लीकेशन किए हैं लेकिन अभी तक उनको पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वो एप्लीकेशन का अगर रिसिप्ट वो लेके आते हैं तो उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। आपको वहां से एक सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा कि यस आप सिटीजनशिप का जो CA के तहत आपको मिला है वो सही है।
सौरभ, देखिए, मतदाता के लिए चुनाव आयोग जिस तरह से पूरी प्रक्रिया अपना रहा है, एक बात तो साफ है, संदेश भी स्पष्ट है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए और उसी के लिए लगातार प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। लेकिन ऐसे में एक सवाल अब यहाँ पर यह भी है सौरभ कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना की अगर हम बात करें तो ये जिले ऐसे हैं जहां पर अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। अगर इसकी वजह इसके पीछे की जानना चाहें तो क्या कुछ समझ में आ रही है? देखिए, उत्तर 24 परगना बहुत बड़ा एक जिला है, दक्षिण 24 परगना भी बहुत बड़ा एक जिला है। तो दोनों जिले में क्यों अनमेट वोटर्स इतने हैं, और ये सारे बॉर्डर्स एरियाज है, बांग्लादेश से इनका ताल्लुका जो है ये काफी नजदीकी इलाका काफी है इस दोनों जिला में। तो इसीलिए कमीशन सतर्क है कि वहां पे क्यों ऐसा हुआ कि 2002 के अनमेट वोटर्स, इतने सारे अनमेट वोटर्स वहां पे पाए गए हैं। तो इसी के लिए, और कुछ मोतुआ भी है जो बाद में आए थे, तो ये सारे बातें को लेके कमीशन वेरीफाई करना चाहती है, जांच करना चाहती है कि एक भी वैध वोटर ना छूटे और कोई भी अवैध वोटर मतदाता सूची में ना रहे। सौरभ, लेकिन क्या जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसको हमेशा एसआईआर की प्रक्रिया से कोई ना कोई दिक्कत रही है? फिर चाहे उन्होंने बीएलए को बोला कि आप तो बाहरी हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर को बोला कि आप प्रमाण पत्र बताइए कि आप बंगाली आती है, आपको यहाँ की संस्कृति आती है। अब जब शिकायतों का दौर शुरू होगा और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उनके चुनावी क्षेत्र में सबसे ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं, टीएमसी का यहाँ क्या रुख रहने वाला है? सही है भावना, क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है जिनको नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उनको तो सीधी तौर से पिछले सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निशाना साधा था कि ये सारे लोग बंगालीज है, ये पॉलिटिकल एजेंडा लेके भी यहाँ पे आए हैं। तो ये इसके बाद भी अगले दिन ही जो WBCS एसोसिएशन है, मतलब जो ERO के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका जो एसोसिएशन है उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बैठक किया। माना पिछले सोमवार को उन्होंने पहले सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स को निशाना साधा और उसके 24 घंटे बाद ही WBCS एसोसिएशन के साथ उन्होंने बैठक किया, और बैठक के बाद उन्होंने एक चिट्ठी WBCS एसोसिएशन के मेंबर के लिए जारी किया और उसमें कहा गया कि उन्होंने ये कहना चाहा कि उनकी सरकार ने WBCS जो ऑफिसर्स है उनके लिए क्या क्या किया, चाहे उनका निवास बनाना हो, चाहे उनका जो प्रमोशंस के जो इश्यूज है, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हो, या IPS है या IAS के समतुल उनको सुविधा दिया गया हो, ये सारी बातें उनको याद किया गया है। और इसके साथ ही कहा है कि आपके साथ हमारा जो तालमेल है, आपके साथ हमारा जो सहयोग है वो बरकरार रहे, ये अपील किया गया है। और फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि WBCS एसोसिएशन की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी दिया गया और चिट्ठी वहां पे कहा गया कि जो एसआईआर का जो प्रोसेस है उसको लेकर आपत्ति जताया गया और उन्होंने कहा कि EROs कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो ASDD का जो मामला है, जो एब्सेंट, शिफ्टेड डेट और डुप्लीकेट वोटर्स, क्योंकि उनका कहना है कि वो जो वोटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1950 उसके चलते वो प्रोसेस चुनाव आयोग ने फॉलो नहीं किया, तो आप ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि इसमें EROs का कोई रोल नहीं है। मतलब ये समझा जा रहा है कि बैठक हुआ और बैठक के बाद ही WBCS एसोसिएशन की तरफ से ऐसा चिट्ठी दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो मामला साफ है। अगर आप एक के बाद एक कड़ी को जुड़ेंगे, अगर आप कुछ उससे ही पता चल जाता है कि किस तरह से ममता बनर्जी अपना जो रणनीति है उसको साझा कर रही है। आज देखना पड़ेगा, आज उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हियरिंग होगा, उनकी जो बूथ है वहां पे भी हियरिंग होगा। तो आगे ये जो प्रोसेस लंबा चलेगा फरवरी तक, तब तक कैसे बातें बिल्कुल सामने सौरभ, तो फरवरी तक ये जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है और उसके बाद एसआईआर का प्रोसेस कहीं ना कहीं खत्म होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राजनीतिक गहमा गहमी लगातार चल रही है वो देखना होगा कि आगे कैसे होती है। लेकिन इसमें मतदाताओं का जो हक है वो निकल कर सामने आए, ये सबसे अहम है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण का काम कल खत्म हो गया है।
पहले 2 बार SIR की तारीख बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन तीसरी बार इसे नहीं बढ़ाया गया। अब गणना प्रपत्र भरकर जमा करने का काम पूरा हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि अभी मतदाता सूची में 15.44 करोड़ नाम हैं और इसमें से अब 2.89 करोड़ नाम काटे जाएंगे। वहीं 1.11 करोड़ वोटर्स को नोटिस भी भेजा जाएगा। जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे उनमें 1.26 करोड़ स्थानांतरित हैं, 46 लाख मृत हैं, 23.70 लाख डुप्लीकेट और 83.73 लाख अनुपस्थित और 9.57 लाख अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 31 दिसंबर से लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों और साथ ही आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। बीते 11 दिसंबर को SIR की तारीख दूसरी बार 2 हफ्ते बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई थी। हमारी अयोध्या विधानसभा में कुल 3,86,205 वोटर थे, जिनके की सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसमें से 2,77,245 व्यक्ति उपस्थित मिले, उनके फॉर्मों को डिजिटाइज करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त 1,08,966 मतदाता जो कि मौके पर उपस्थित नहीं मिले हैं, इनके डिलीशन की कार्यवाही आलेख प्रकाशन पर स्वतः हो जाएगी। हमने जो भी मतदाता मिले हैं उसमें 92% मतदाताओं की मैपिंग का कार्य अब तक पूर्ण कर लिया गया है। मात्र 8% मतदाता जो कि 32,365 होते हैं, इनकी मैपिंग का कार्य अवशेष है। हमारा सारा कार्य सुचारू रूप से हुआ है। और बीते साल अगस्त से ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात अस्थिर बने हुए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से ढाका सहित अन्य जगहों पर हिंसा का शिकार हिंदू सहित अल्पसंख्यक हो रहे हैं, जिसके खिलाफ न सिर्फ बांग्लादेश में गुस्सा है बल्कि भारत में भी बहुत ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदुओं पर हमले को लेकर आज भी भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो भारत सरकार ने भी कहा है कि हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश सरकार का काम है। भारत ने आगामी चुनावों से पहले शांति स्थापित करने और समावेशी चुनाव कराने की बात कही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ली एक और हिंदू की जान, गुस्से में पूरा हिंदुस्तान। बांग्लादेश में जारी है बवाल, देश में है भारी उबाल। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू दास की हत्या की आंच अभी कम नहीं हुई थी। बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया गया है। राजवाड़ी जिले के पांगशा उप जिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और हमलों के विरोध में देश में गुस्सा और भड़क गया है, तो बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के तमाम शहरों में ऐसी घटनाओं के खिलाफ आज भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ नारे लगाते और भगवा झंडे थामे सैकड़ों प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक हो या यूपी, ओडिशा हो या कोलकाता, हर जगह लोगों का गुस्सा देखने को मिला। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुतले भी फूके और न्याय की मांग की। सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि तुरंत बांग्लादेश के अंदर दखलंदाजी करे और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को तुरंत वहां पर रोक लगाई जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साधुओं के साथ कोलकाता स्थित बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया। साधु संतों के गले में दीपू दास की तस्वीर थी और वे जयघोष कर रहे थे। उन्होंने डिप्टी हाई कमीशन के कार्यालय के सामने शंख और डमरू बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। हमारी एक ही मांग है, हिंदू निधन, हिंदू अत्याचार बंद करो, नहीं तो सबक सिखाने का काम भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाने का काम करेगा। उन्होंने 4-5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। मुल्ला यूनुस जा कर रहा है, यहाँ ममता खाला एक ही काम कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नेशनल हिंदू महाजोत ने हिंदुओं की हत्या के विरोध में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया।
पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है। इसके विरोध में हम रैली कर रहे हैं और ह्यूमन चेन बना रहे हैं। हम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हैं। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 हिंदू युवकों की बेरहमी से हत्या के अलावा आगजनी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसी कड़ी में चट्टोग्राम में भी पिछले 5 दिनों में कम से कम 6 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। मंगलवार सुबह राउजान नगर पालिका के सुल्तानपुर वार्ड 5 में एक घर में आग लगा दी गई। भारत ने घटना की निंदा करते हुए ऐसे हमलों पर चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। भारत का कहना है कि स्वतंत्र सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से अधिक हिंसा, लूट, आगजनी के मामले हुए हैं, जो कि गंभीर हालात को दिखाते हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का कहना है कि वो बांग्लादेश के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध चाहता है। भारत बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव के हक में है। वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ स्वतंत्र चुनाव हो, वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो और वहाँ एक समावेशी चुनाव हो। तो यही हमारा पक्ष है जहाँ तक बांग्लादेश में चुनाव के मामले की बात है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जमकर हमला बोला और उस पर गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार करने का आरोप लगाया। अवामी लीग प्रमुख हसीना ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हासिल करने वाली यूनुस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। हसीना ने क्रिसमस के मौके पर दिए संदेश में यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के अपने अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर नरसंहार को लेकर पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है और न्याय की मांग कर रहा है। दिल्ली से अखिलेश सुमन, ढाका से नवल परमार और कोलकाता से सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि कैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और भारत सरकार इस समय कड़ी नजर बनाए हुए है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्याओं के विरोध में पूरा देश इस समय गुस्से में है। सिलीगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मशाल रैली निकाली है। और इसके अलावा सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। होटल मालिकों के संगठन ने बांग्लादेशी नागरिकों को होटल के कमरे ना देने का निर्णय भी लिया है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे और मौसम का रुख कर लेते हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर का असर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने नए साल तक ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाके और झारखंड में 2 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर ज्यादा ठंड पड़ने की भी संभावना है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। उधर पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 28 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। बिहार के कुछ इलाकों में अगले 4 दिन तक घना कोहरा रह सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन तक कोहरा छाए रहने की संभावना है। और अब बात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG राम जी की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG राम जी किए जाने पर श्रमिकों में खुशी का माहौल है। इस बदलाव को लेकर खास तौर पर राजस्थान के 12 जिले की सुंदलक पंचायत के अंतर्गत आने वाले राजपुरा ग्राम के श्रमिकों ने संतोष जताया है। ग्रामीण श्रमिकों का कहना है कि नरेगा को जीराम जी नाम दिए जाने से योजना के प्रति नई पहचान और अपनापन महसूस हो रहा है।
अब वो राम जी की सेना के रूप में गांव के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं और इसके साथ ही श्रमिकों को उम्मीद है कि इस बदलाव के साथ साथ कार्यप्रणाली में भी और अधिक सुधार होगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है, नरेगा का नाम जी राम जी रखा हुआ है, विकसित भारत का। तो ये नरेगा में बहुत अच्छा लगा। जो पहले 100 दिन मिलती थी दिन थी, तो 25 दिन बढ़ा के बहुत अच्छा काम किया है। 100 दिन का रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार रख दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले नरेगा मजदूर थे, अब जी राम जी हो गया। केंद्र सरकार ने अच्छा नाम रखा, जय राम जी हो गया। बहुत बढ़िया, धन बढ़ गया, बहुत मजदूरी बढ़ गई, बहुत बढ़िया। वो नरेगा का नाम 100 गड्ढा 125 गड्ढा और बढ़ा दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG राम जी किए जाने पर श्रमिकों में खुशी का माहौल है और लाभार्थियों ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। पहले जो मनरेगा योजना थी उसमें 100 दिन की रोजगारी मिलती थी। अभी उनमें सुधार करके 125 डेज यानी 125 दिन किया है। दूसरा बदलाव जो है वो ग्रामीण में जो रोजगारी न मिलने पर 15 दिन तक का भत्ता भी देने का उसमें जो सुधार किया है वो बहुत ही मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं उनको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है और ये फ़ायदा करने के लिए केंद्र की गवर्नमेंट सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहले मनरेगा नाम था, अब जी राम जी किया है। तो अच्छा है, सबको रोजगारी ज़्यादा मिलेगी और सबके बच्चे को बढ़ाई करने की अच्छा रहेगा। मनरेगा को ही चेंज करके अब नया एक्ट लाया गया है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें जो है कुछ मूलभूत चेंज किए गए हैं। जैसे इसमें रोजगार गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन हो गई है और इसमें बेरोजगारी भत्ता ये वगैरह का भी प्रावधान किया है। और आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं जयंती मना रहा है। तो देखिए इस अवसर पर डीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सन 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। आज देश उनकी 359वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, साहस और बलिदान के सिद्धांतों को समर्पित कर दिया। अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना कर समाज को संघर्ष और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया। गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने 1699 की बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना करके इस धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने ये एक संदेश दे दिया कि आने वाले समय में कोई भी किसी का धर्म का चिराग बुझाएगा, जब मंदिर गिराएगा, जब कोई अत्याचार करेगा, तो मैं एक खालसा ऐसा पंथ सजा दूंगा वो हर बार समय समय पे अपना बलिदान, अपनी शहादत देने के लिए तैयार होगा। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन के हर चरण में धर्म और मानवता की रक्षा को सर्वोपरि रखा। 5 प्यारों के माध्यम से उन्होंने साहस, आत्मसम्मान और समानता का संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज का जब पटने की धरती पे प्रकाश होता है तो जब वो ये मैसेज था कि अज्ञानता के अंधेरे को मिटा के चानना, रोशनी, प्रकाश देना कि हम सब एक हैं। आज जब भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर है, ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी के विचार और सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सिख धर्म के प्रचार, प्रसार और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पटना साहिब का विकास और करतारपुर कॉरिडोर इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
जो आस्था और सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करते हैं। आज देश भर में सभी श्रद्धालु प्रातःकाल से ही गुरुद्वारे जाकर अपना मत्था टेक रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश हमें सत्य, साहस और समानता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए आज इस पावन अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के मार्ग पर चलने का संकल्प लें और एक सशक्त और विकसित भारत बनाने के निर्माण में अपना योगदान दें। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि आज समाचार पत्रों में वो कौन सी मुख्य और प्रमुख खबरें प्रकाशित की गई हैं प्रेस रिपोर्ट में। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टीम्स मसाला। मसाले सच MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब रुक कर लेते हैं समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित है, आपके काम की भी है, उनका रुख करते हैं और बताते हैं प्रेस रिपोर्ट के जरिए कौन कौन सी खबरें हैं। और जो पहली खबर हम आए हैं कि नया साल आने वाला है और नया साल जब आने वाला होता है तो सैर के लिए कहाँ जाए, ट्रैवल के लिए कहाँ जाए, उसके लिए प्लानिंग पहले से शुरू हो जाती है। और अगर आप असल में कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो -30 डिग्री में भी आप चांद की दुनिया देख सकते हैं और जीवन का संगीत, स्कीइंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। लद्दाख वहां पहुंचे और लद्दाख में आप जा सकते हैं बैग बांध। पहले क्या होता था, सर्दियां आती थी तो यहाँ रास्ते बंद हो जाते थे, लेकिन सरकार के कई प्रयासों से आधारभूत संरचनाएं यहाँ बनी और अब सर्दियों में बर्फ होने के बाद भी यहाँ आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ कई एडवेंचर एक्टिविटीज है, खेल से जुड़ी कई चीजें हैं, उनका भी लुत्फ उठाया जा सकता है। और अगली खबर है वायु गुणवत्ता से जुड़ी हुई, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और सरकार किस तरह से अब कदम बढ़ा रही है आपका ख्याल रखते हुए, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, वो आपको बताते हैं। दरअसल अगरबत्तियों के लिए अब नया मानक तय कर दिया गया है। जहरीले रसायनों का जो प्रयोग किया जाता था उस पर सीधे तौर पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। नए गुणवत्ता मानक के तहत अगरबत्तियों को मशीन निर्मित,
हाथ से बनी और पारंपरिक मसाला अगरबत्ती की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इससे उपभोक्ता विश्वास बढ़ेगा और पारंपरिक कारीगरों को समर्थन भी मिलेगा। आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व में अगरबत्ती का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत ही है। और आज दैनिक जागरण के संपादकीय पन्ने में एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल छपा है और वहाँ छपा है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का, और उन्होंने कहा है कि कैसे सांस्कृतिक एकता के सूत्र में इस समय हम बंधते जा रहे हैं, और उसका बानगी देखने को मिली है काशी तमिल संगमम में, जिसको लेकर उन्होंने एक लेख लिखा है। और उन्होंने कहा है कि काशी तमिल संगम अतीत की सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान की जीवंत सहभागिता और भविष्य के विकसित भारत संकल्प को एक सूत्र में पिरो रहा है। और जिस तरीके से उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियां एक दूसरे के साथ मिली हैं, काशी तमिल संगमम ने एक बेहतरीन उदाहरण यहां पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो आपको बताएं कि नए नालंदा की ग्लोबल सोच किस तरह से अब आगे बढ़ रही है। अतीत की विरासत के साथ कल की तैयारी किस तरह से की जा रही है। जी हां, जिसे कभी दुनिया के सबसे पुराने और मशहूर शिक्षा केंद्रों में गिना जाता था, आज आधुनिक भारत में एक नए रूप में अपनी पहचान ये यूनिवर्सिटी बना चुकी है। अपनी पुरानी विरासत को साथ साथ रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय समाज से जुड़ाव का उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय पेश करता हुआ नजर आ रहा है। ये कैंपस पूरी तरह से इको फ्रेंडली और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक जुड़ाव भी रखता है। और जो अगली खबर है वो खबर दर्शा रही है कि भारत आत्मनिर्भरता के दौर में किस तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो क्षेत्र में भारत इस समय आगे बढ़ रहा है वो है इस्पात का क्षेत्र। साल 2026 के लिए लक्ष्य तय किए जा चुके हैं और सरकार का इस्पात उत्पादन बढ़ाने, कच्चे माल की सुरक्षा को आगे करने में जोर लगातार दिख रहा है। और स्थापित क्षमता हासिल करने के अंतिम 5 वर्षों में भारत का प्रवेश साफ तौर पर दिख रहा है। भारत का 2030 तक 30 करोड़ टन की स्थापित क्षमता हासिल करना है और क्षमता विस्तार के साथ ही कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी को अपनाने पर भी जोर है, यानी ग्रीन एनर्जी पर भी जोर यहां दिया जा रहा है। और निर्यात करने के लिए उच्च स्तरीय इस्पात के उत्पादन पर जोर बना रहेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी विश्व में अनिश्चितताएं का दौर चल रहा है, ऐसे में इस्पात का आयात एक चिंता का विषय है। ऐसे में भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे इस्पात के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो वर्तमान की उपलब्धियां आपको दिखाई और इसके साथ साथ भविष्य का रोड मैप भी हमने खबरों के जरिए आपको दिखाया। और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर एप्स्टीन फाइलों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। ट्रंप का दावा है कि न्याय विभाग चुनावी धोखाधड़ी की जांच से ध्यान भटका रहा है। इजराइल ने स्वघोषित सोमालीलैंड को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बनाकर इतिहास रच दिया है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। तो केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राजस्थान और झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 723 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान राशि जारी की है। सरकार की सेमिकॉन इंडिया योजना के तहत अब तक 10 प्रोजेक्ट मंजूर कर दिए जा चुके हैं, जिनमें से कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। और आइए अब देख लेते हैं खेल जगत की खास खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने 5 मैच की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात के खिलाफ 7 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। और आइए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। जानते हैं कि आपके शहर में इस समय मौसम का क्या हाल है ग्राफिक्स के जरिए। न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और मौसम के हाल के साथ ही नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। और ये झलकियां आ रही हैं उदयपुर से। उदयपुर के शिल्पग्राम मेले की सुंदर झलकियों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपका दिन अच्छा रहे, यूं ही मुस्कुराते रहिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।